मुझे भी इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी गुफ्तगू इतनी तवील ना हो जाए कि फिर आप लोगों को या तो नींद आने लगे या फिर आप लोग बोर होने लगे। तो अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा इख्तिसार देते हुए हम आते हैं आपके अपने दो बहुत ही अजीम, बहुत ही मकबूल फ़नकारों की तरफ। मेरा ख़्याल है कि आप समझ चुके होंगे। यूँ तो ज़िक्र करने जाएँ तो बहुत सारे फ़नकार हैं जिन्होंने नौशाद साहब के साथ काम किया और बहुत सारे वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, लेकिन उतने तवील गुफ्तगू में ना जाते हुए मैं ख़ास तौर से आज ज़िक्र करूँगा दो ऐसी शख्सियतों का जिनका नौशाद साहब के साथ एक बड़ा ही तालमेल रहा और एक बड़ा ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ रहा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की फ़िल्मों में एंट्री से पहले नौशाद साहब ने तलत महमूद को लेकर काफ़ी काम किया था। मुकेश साहब, पहले मुकेश साहब को वो थोड़ा सा वाक़या मुझे बताइएगा। मुकेश साहब के साथ फिल्मों का नाम लेते हैं जी। वो अंदाज़ फिल्म जी, वो मुकेश साहब के गाने और मेला सब मेल सॉन्ग दिलीप साहब के ऊपर सब मुकेश साहब ने गाए। और एक और फिल्म थी महबूब खान की अनोखे अदा, उसमें भी सब हीरो के गाने मुकेश साहब से गवाए। उसमें नसीम बानो हीरोइन थी जी। मगर फिर हम आ रहे हैं मेला पे। मेला के बाद बाबुल जी, बाबुल जब फिल्म बनी तो उसमें नौशाद साहब ने तलत महमूद साहब से गवाया जी। एक ही फिल्म वाहिद थी जो तलत महमूद साहब को गवाया, उसके मकबूल हुए गाने। मगर उसमें एक गाना था वो बाबुल में, देखिए दिलीप साहब और मुनव्वर सुल्ताना गाते हैं आउटडोर में, और नाव चल रही है, छिछोला छिछोला थे आई तो थम्बा, नदिया में छुपा है जो छाए घटा, ढंढोर गाना दूर है। ये रफ़ी साहब की आवाज़। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को वहीं से ताड़ा कि इनकी रेंज क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिल्म जो थी दीदार 51 में आई थी, 50 में बाबुल आई थी। तो 51 में नौशाद साहब ने सब गाने रफ़ी साहब से गवाए। नसीब दर पे तेरा आजमाना आया हूँ, और वो जो गाना था मशहूर, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ बहादुर। तो तलत महमूद साहब को बहुत वो हुई। उन्होंने दिलीप साहब से बोला, अभी मैं अंदर की बात बोल रहा है, दिलीप साहब के गए कि अरे आप तुम तो यार हीरो हो इसमें, तुम बोलो नौशाद साहब से कि मेरे ऊपर तलत महमूद साहब की आवाज़ छूट होती। तो दिलीप साहब ने कहा मैं तो उससे छूटा हूँ, मेरा तो मेले में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, हमें चांस दिया था। यानी फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म थी आज़ादी के बाद मेला जी। 50 हफ्ते चलिए, दिलीप साहब के खुद अब्बा जो नौशाद साहब भी कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड है। तो मेला 50 हफ्ते चली थी तो गोल्डन जुबली फिल्म। तो तलत महमूद साहब ने जब बोला दिलीप साहब से, तो दिलीप साहब डरते डरते नौशाद साहब के पास आए। वो आते थे, पहले यहीं रहते थे शली राजन में। तो 5 मिनट का रास्ता था, टहलते हुए आ गए। अरे यूसुफ मियाँ आइए खाना खाइए। जी, पहले नौशाद साहब को इल्म हो गया था क्या कहना चाहते हैं। पहले आपको कुछ कहना है हमसे, कह दीजिए, उसके बाद मैं लेटने जा रहा हूँ। तो दिलीप साहब झिझ के थोड़ा, फिर कहने लगे नहीं वो दीदार में सुना है आप रफ़ी साहब को गवा रहे, तो मेरे ऊपर तो तलत महमूद। तो अब्बा ने बात काटी, कहने लगे पब्लिक जानती है कि प्लेबैक है, मुकेश साहब ने आप गाया आपके लिए अंदाज में और मेला में अनोखे अदा में, सब गाने मकबूल हुए कि नहीं। और तलत महमूद साहब ने आपके बाबुल में गाया, प्लेबैक दिया, सब गाने मकबूल हुए कि नहीं। तो आप मुझ पर छोड़िए, मैं रफ़ी साहब को गवा रहा हूँ, रफ़ी को गवा रहा हूँ। रफ़ी कहते थे, सबके सामने रफ़ी साहब कहते थे, रफ़ी को मैं गवा रहा हूँ और आप इत्मीनान रखें, सब मेरा काम है, मैं जानता हूँ जी। तो फिर रफ़ी साहब को गवाया। सब पिक्चर जब लगी तो तलत महमूद साहब खुद राजीव भरतन के उसमें है, तो जो उन्होंने किताब लिखी नौशाद नामा, उसमें उन्होंने लिखा है कि तलत महमूद साहब पहला शो देखने गए थिएटर में, और जब उन्होंने देखा कि पब्लिक तालियां बजा रही है रफ़ी साहब के गाने पे और चुटकियाँ बजा रही है और एक एक गाने पे, तो तलत महमूद साहब राजीव भरतन साहब को बोला
कि नहीं रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा, रफ़ी ने बहुत अच्छा गाया जी और अभी शायद मुझे नहीं गवाएंगे, इसलिए अब उसके बाद रफ़ी साहब बेजो बारा आई, फिर 52 में आन 52 आई, में जी तो फिर लाइन लग गई। तो रफ़ी साहब इस तरह फिट हो गए, नौशाद साहब के, नौशाद साहब ने उनकी रेंज भाप ली थी जी कि वो बाबुल से। तो फिर रफ़ी साहब को बुलाया, भेजो बोरा जब बन रही थी, ये हमारा घर में बिजली पानी छिड़कता था नीचे, तो विजय भट्ट साहब उसका सूट पहन के आते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो बैठते थे, तो बिजली का पानी पड़ जाता था नौशाद साहब के ऊपर, वह विजय भट्ट साहब के ऊपर। तो नौशाद साहब कहते थे, अरे बिज्जू भाई आप तो ऑफिस में बैठेंगे, आप क्या बदतमीजी है, ये आपके कपड़े ख़राब हो गए। फिर नौशाद साहब यहाँ पे स्टोरी का वो होता था, स्टोरी सीटिंग होती है, कहने मुझे वाइब्रेशन अच्छे मिलते हैं यहाँ, मैं ही बैठूँगा। तो यहीं पे पूरी भेजो बोरा की कहानी बनी। और फिर जब इसको हुआ कास्टिंग, तो नौशाद साहब से कहने लगे विजय भट्ट साहब कि नौशाद साहब अभी तो कहानी बन गई, म्यूज़िकल कहानी बन गई, आप तो इसमें आपका मेन काम, लेकिन आप एक काम कीजिए, नरगिस और दिलीप कुमार साहब को ले आइए तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा। तो नौशाद साहब कहने लगे अभी तो आप कह रहे थे क्विकी बनाने के लिए 6 महीने में फिल्म बन जाएगी, तो मैं बात कर सकता हूँ, अब वो उन पर माना कि नहीं माना उन पर मैं वायदा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगा, आपके लिए कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये आपके साल भर जाएगा डेट, क्योंकि मिलेंगे नहीं, दोनों मसरूफ़ हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप कारीगर आदमी, नौशाद साहब ने कहा, आप नए लड़के को लेके देखिए। तो मीना कुमारी को चाइल्ड आर्टिस्ट में इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था, मीना कुमारी नाम इन्हीं नहीं दिया था विजय भट्ट ने, तो बड़ी हो गई थी। तो वो गौरी के रोल के लिए उन्होंने मीना कुमारी को लिया और बेजो के रोल के भारत भूषण, और जो तानसेन का रोल था वो सुरेंद्र नाथ, जो मुगल आजम में भी आसिफ साहब ने वही रिपीट किया। हम लोग बातें कर रहे हैं नौशाद साहब की, और नौशाद साहब के साथ रफ़ी साहब का नाम कुछ ऐसे जुड़ गया था कि ये यूँ लगता था कि एक सिक्के के दो रुख हैं जी, एक तस्वीर के दो पहलू हैं। और नौशाद साहब के संगीत में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस तरह से मर्ज हो जाना कि सुनने वाले फिर ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये गाना रफ़ी साहब के अलावा कोई और गा सकता है या किसी को गवाया जा सकता है। तो ये नौशाद साहब ने उनकी रेंज को तो भांप लिया था, ये तो उनका एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ था। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है कि ज़ाती ज़िंदगी में भी नौशाद साहब और रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा ही नहीं है। नौशाद साहब का शौक़ था, क्योंकि लखनऊ के थे, तो उधर वो रूम में वो पतंगे रखी होती थी, और रफ़ी साहब जब देखते थे पतंग उड़ाते थे। शकील बदायूं नहीं थे, 25 साल काम किया नौशाद साहब के साथ रहे, तो वो चरखी दिखाते थे, नौशाद साहब पतंग उड़ाते थे लखनऊ, बरेली और यहाँ तो गांव पे जानते थे ये लोग। तो रफ़ी साहब गुजरते थे तो रफ़ी साहब को फ़ोन करके बुला देते थे, आइए गुड्डियाँ उड़ाइए, वो गुड्डी बोलते थे पंजाब, वो लाते थे मांझा वहाँ से पंजाब का, वो कहते थे नौशाद साहब ये ढील का मांझा है, वो अब्बा घसीट के काट देते थे, कहने ढील का मांझा धोखा दे दिया हमको, कहने धोखा नहीं दिया, ये सब दांव पेच पे होता है। तो रफ़ी साहब की बाकायदा ट्यूशन होती थी यहाँ, शकील साहब बैठते थे, और जब फ्री टाइम होता था रफ़ी साहब अब रफ बुक लाइए, और ये दांव पे लिखते थे, स्केच करते थे कि ये देखिए ये खड़ी डोर हो तो ऐसे मत घसीटेगा तो अब कट जाएंगे आप, कितना भी। नौशाद साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि मैं खुदा से दुआ करूंगा कि सिर्फ 1 घंटे के लिए जी रफ़ी साहब को इस दुनिया में भेज दीजिए, सही है, ताकि मैं अपनी उस शाहकार धुन को मैं रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकूं। तो वो जो धुन उनकी थी, जिसको वो शाहकार धुन वो कह रहे थे, उस धुन का इस्तेमाल हो सका या नहीं हो सका? नहीं, देखिए वो एक हब्बा खातून में गाना था, जिस रात के ख्वाब आए, जिस रात के ख्वाब आए जी, वो गाना पिक्चराइज नहीं हुआ जी, फिल्म में नहीं शुरू हुई, लेकिन गाना मकबूल हो गया, बहुत ही मकबूल। रफ़ी साहब का आखिरी गाना नौशाद साहब के साथ जी जी जी। और फिर एक गाना इसी तरह चाणक्य चंद्रगुप्त में एक गाना था लता जी का, वो रिकॉर्ड हुआ, पिक्चर नहीं शुरू हुई, तो वो भी गाना वो वेस्ट हो गया। यानी अब हम ये बोले तलत महमूद साहब प्यार है, तलत महमूद साहब के जब नौशाद साहब मिलते थे तो आदाब सलाम दुआ होती थी, तो बहुत उससे देखते थे नौशाद साहब को। तो नौशाद साहब ने आफ्टर 16 ईयर 15 साल के बाद पालकी में उनसे गाना रिकॉर्ड करवाया,
सब गाने कल रात जिंदगी से कल मुलाकात रात हो जिंदगी गई। से मुलाकात जी। हो गई और हमने सुना वो गाना और वो लब थरथरा रहे थे तो उनका लगता था वाइब्रेशन, उनकी आवाज में वो विब्रेटो जी। थरथरा। अच्छा आदमी को ये गाना जो मैं कैसी हसीन आज, वो गाना भी वो रिकॉर्ड किया था तलत महमूद साहब जी, से। जी। अच्छा नौशाद साहब तो नेकी करने गए और उल्टा पड़ गया, यह किस्सा सुनने वाला है आपको। जब पालकी में राजेंद्र कुमार साहब, चुगली कुमार थे और जो मिक्सिंग हो रही थी, री रिकॉर्डिंग हो रही थी, मिक्सिंग हो रही थी, साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक मिक्स कर रहे थे, तो नौशाद साहब जाते थे मंगल देसाई के पास राजकमल स्टूडियो में। जी। तो वहाँ जब हो रही थी तो मनोज कुमार दूसरे हीरो थे, तो किसी ने कहा मनोज साहब आए हैं वर्मा मलिक के साथ और राइटर थे। तो नौशाद साहब कहने लगे, वो जब ध्यान में काम में होते तो किसी के कहने लगे कोई भी आए बोल दो नहीं है। तो मंगल देसाई साहब ने कहा अरे नौशाद साहब ये मिक्सिंग कर रहे हैं आप, इसके दूसरे हीरो मनोज कुमार साहब हैं, अच्छा। आप ऐसा कीजिए उनसे मिल लीजिए 5 मिनट। तो नौशाद साहब उठ के गए, तो मनोज साहब हाँ फरमाइए। कहने लगे, मनोज साहब कहने लगे आपसे दरख्वास्त है, ये कहने लगे आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आवाज़ पे जो महेंद्र कपूर वो सूट होते, आपने तलत साहब से गवाया तो ऐसा नहीं है। और प्रोड्यूसर भी साथ में था बीरप्पा, मद्रास का प्रोड्यूसर। तो कहने लगे आदमी की बात है, तो कहने लगे ये प्रोड्यूसर खर्चा करने को तैयार है, आप री रिकॉर्ड कीजिए, खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो नौशाद साहब जरा नाराज़ हुए, कहने लगे मिक्सिंग चल रही है, आप कैसे सिंग करेंगे वॉइस, कैसे सिंग। तो कहने लगे मैं ये हमारे हमसे सर, वो कहने लगे वीरप्पन था प्रोड्यूसर से, सर वॉट एवर एक्सपेंसेस आई रेडी टू बेयर, प्लीज़ डू इट सर, ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। तो नौशाद साहब ने कहा अंदर मंगल देसाई साहब जाके, तो कहने लगे ये बोल रहे। तो मंगल देसाई साहब ने समझाया, कह रहे नौशाद साहब आप ऐसा कीजिए, फिल्म रिलीज़ पे है, आप रफ़ी साहब से वो महेंद्र कपूर से डब कर लीजिए। तो फिर महेंद्र कपूर ने डब किया और वो भी महेंद्र तलत साहब से इजाज़त लेके, लेटर परमिशन लेके। कह रहा हूँ तलत साहब कहने लगे हाँ मेरी आवाज़ इससे लायक नहीं थी तो तू कर ले। हालांकि रफ़ी साहब के शागिर्द थे महेंद्र कपूर। तो वैसे आदमी का जो रिकॉर्ड था एलपी, उसमें तलत साहब की ही आवाज़ है। हाँ वो फिल्म में जो है वो वर्जन, उसमें अच्छा फिर महेंद्र जी की आवाज़ है। पालकी के जो गाने, 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे, जी। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई और दूसरे चेहरे से अपने आगे पर्दा हटाइए। तो फिर राजेंद्र कुमार का पीरियड था, राजेंद्र कुमार साहब को जो खबर मिली तो जुबली कुमार थे, तो जुबली कुमार थे तो उन्होंने, उनकी हिम्मत नहीं हुई। प्रोड्यूसर पूनम चंद शाह जिन्होंने हमारी फिल्में प्रोड्यूस की थी, माय फ्रेंड, तो उससे उन्होंने कहा राजेंद्र साहब ने, अरे यार नौशाद साहब से बोले रिक्वेस्ट करें, मैं तो बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि नौशाद साहब तो बड़े भाई की तरह हैं और उनकी ऐसा पर्सनैलिटी है, हम मुँह नहीं खोल पाएंगे, मैं नहीं मुँह खोल पाऊँगा, तुम जाके बोलो ज़रा किसी तरह से राज़ी करो। तो पूनम भाई आए नीचे, नौशाद साहब एक बात कर रहे हैं, गुजराती थे, मैं बहुत अच्छा आदमी है। तो कहने लगे नौशाद साहब बोलते थे, अरे अभी एक काम करो, पिक्चर पूरी हो गई, रिलीज़ पे आ जाए, अभी काम करो, हमको बाहर बोलता है लोग कि रफ़ी साहब का आवाज़ होना चाहिए, राजेंद्र कुमार पे बाहरों फूल बरसाओ और सब ये उनका राजेंद्र साहब का टाइम था, पीरियड था। तो कहने लगे तो क्या है, आप देखिए ऐसे ही पूनम भाई बात मत कीजिए, वो अभी हम पे छोड़ दीजिए। तो फिर पूनम भाई दूसरे दिन आया, फिर कहने लगे अरे नौशाद साहब अभी आप ऐसा काम करो, मैं खर्चा करने को तैयार हूँ, अभी हीरो है आपका जुबली कुमार है, उसके बात सच बात बोलूँ, उसने बोला हमको जब आपने मनोज के लिए किया तो इनके लिए क्यों नहीं करो। तो फिर नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से डब किया और दूसरे गाने भी गवाए रफ़ी साहब से, मगर तलत महमूद साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने समझा कि नौशाद साहब ने सैबोटाज किया मेरे साथ। वो 8-10 साल तक बातचीत नहीं, वो बुराई करते थे, नौशाद साहब ने मेरा करियर चौपट कर दिया।
तो नौशाद साहब ने बहुत समझाया, बहुत बोला पेपर में। अभी मैं प्रोड्यूसर नहीं था, प्रोड्यूसर उसका था बाबुल का, स्क्रीन पे आता था प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाई प्रोड्यूसर एंड म्यूजिक बाई नौशाद, ऐसे सनी साहब डायरेक्टर। और उड़न खटोल में भी आता है ये प्रोड्यूसर एंड म्यूजिक बाई नौशाद, सनियाद प्रोडक्शन। आज हम इस गुफ्तगू की आखिरी मंजिल तक आ चुके हैं और चलते चलते मैं माय फ्रेंड के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें आपकी अपनी फिल्म थी वो, और नौशाद साहब का इसमें संगीत था, और उसमें रफ़ी साहब का एक गाना था, नैया मेरी चलती जाए। वो हमारे लिए साहब बड़े से बड़े अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं था। रफ़ी अंकल हम बोलते थे, जो उन्होंने वो गाया, हमको इज्जत दी, हमने सर पे हाथ रखा, और उन्होंने कुछ मुआवजा भी नहीं लिया उसका। वाह क्या बात। कहने लगे अरे, हमने कहा अंकल कुछ तो बोलिए पूनम भाई। कहने लगे देखो बेटा तुम मेरे बच्चे हो। हमने कहा अंकल कब तक नहीं लेंगे, हम दूसरी फिल्म शुरू कर रहे हैं। तो कहने लगे जब तक मैं हयात हूँ तुम बोलोगे मैं गाते जाऊँगा। क्या बात है, क्या बात। तो ये उनके जज्बा था। और मैं आप लोगों के लिए चलते चलते इसी गाने की एक छोटी सी झलक पेश करूंगा, और बस आज की गुफ्तगू बस हम ये सम अप कर रहे हैं जी कि नौशाद साहब के करियर के बारे में जी। ये को फाल्के अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिला, और ये रोड का नाम भी बदल गया जी, तो जी। 2008 से 2008 से। और उन्होंने कम फिल्में की, 65 फिल्में की, जिसमें 25 जुबली, 8 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली, जिसमें मुगल आजम, मदर इंडिया भी है। भाई ऐसा है कि कम काम था लेकिन क्वालिटी ऐसी थी कि आज तक कोई उसका मद्दे मुकाबिल नहीं हो सका, और कोई भी नौशाद साहब के बाद ऐसा नहीं पैदा हुआ। संगीतकार तो बहुत सारे आए, एक से एक आला तरीन संगीतकार आए, लेकिन मौसीक़ार आज़म का लक़ब ख़िताब ये किसी और को नहीं दिया जा सका। तो ये था नौशाद साहब की संगीत का जादू। आज हम बातें कर रहे थे रहमान नौशाद साहब से, ख़ुद नौशाद साहब के बंगले में बैठकर। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही ख़ास गुफ्तगू, इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आप लोगों के लिए बड़े अछूते हैं, बड़े अनजाने से थे, जिनका जिक्र आज हमारे रहमान साहब ने किया। हमने 3 फिल्म डायरेक्ट की जी। दूसरी फिल्म थी AR फिल्म की गज़ल, और लास्ट फिल्म थी तेरी पायल मेरी गीत, गोविंदा मीनाक्षी, कादर खान, शक्ति कपूर। जी जी। तो उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमारे वहाँ जिम्मेदारी बहुत आई। ये पूरे बंगले में हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, छोटा भाई 3rd फ्लोर पे रहता है। अच्छा। और 1st फ्लोर पे 2 बहनें रहती हैं और ग्राउंड फ्लोर पे राजू साहब रहते हैं। अच्छा। तो राजू नौशाद, तो हम लोग सब इसी बंगले में हैं। और ये आस्ते आस्ते बना है, 62 में ये 2nd फ्लोर बना, जब सब एनक्लोज कर दिया गया। और बैडमिंटन कोर्ट था। अच्छा। पीछे बैडमिंटन कोर्ट था। सुबह 10-12 साल तक जब घर डिज़ाइन किया तो अब्बा ने कहा कि भाई बैडमिंटन कोर्ट बनाओ, डिज़ाइन किया बाकायदा। और बेंच सीमेंट की थी, जिस पे एक फ़ोटो है रफ़ी साहब, अब्बा जूता बांधे, रफ़ी साहब कलर में फ़ोटो है वो। तो उसमें वो शकील साहब, नासिर हुसैन, ताहिर हुसैन साहब, 7 to 9 चलता था। अच्छा। जीवन साहब, जैन साहब और सपरू साहब, और डिस्ट्रीब्यूटर कितने, और सब आते थे। नासिर खान साहब, दिलीप साहब भी कभी आ जाते थे तो खेलने। तो बैडमिंटन 7 to 9 चलता था। उसके बाद फिर बैठ के चाय पानी होती थी, फिर डिस्कस करते थे कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई, कैसे हुई, कैसे चल रही, फिर डिस्कस होते थे। ये 12 साल तक चलता रहा। लेकिन मैं अब आखिर में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब पे एक चैनल है सिनेमाया, हाँ हम देखते हैं। आप देखते हैं तो हाँ, उसमें वो जो बंदा है जावेद नसीम, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बोले? हाँ बिल्कुल बोलिए। जावेद नसीम साहब बहुत ही लायक इंसान है, बहुत ही ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं। और रफ़ी साहब के बारे में जो आज तक जो प्रोग्राम दिया हमने सब देखा, और हम उसके पीछे बात कर रहे हैं, उसके बरक्स बात कर रहे हैं जी। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। अरे, और उन्होंने हमने उनको बोला भी, उन्होंने जो लुक दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया था उन्होंने, वो हमको याद नहीं कौन सा नाम, जोया नाम थी, जोया नाम था जी। उसमें जो लुक दिया था उन्होंने, हमने उनको फ़ौरन फ़ोन करके बोला आपने जो लुक दिया वो मार्वलेस है लुक, और ऐसा रेबेलियस लुक दिया आपने जो हमको याद आ गया।
सलीम साहब की, दिलीप साहब की याद आ गई। अरे वो मुगल आजम में ये क्या लुक दिया था, क्या और पृथ्वीराज कपूर साहब ने जो लुक दिया था अनारकली को, जी जी। तो वो हमको याद आ गया। तो मेरी प्रेजेंटेशन से आप बहुत अच्छा है। हम तो, आप जो भेजते हैं हमको, हम देखते हैं, हमेशा देखते हैं, जी जी, और हम कई बार देखते हैं। आपके ये अल्फाज जो है ये मेरे लिए यूँ समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट हो गए। अरे नहीं, हम कि- तो नाचिज हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गालिब साहब ने कहा था ना कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, तो तीरे नीमकश की तो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई मेरे दिल से पूछे कि आपकी कदर व मंजिलत मेरे दिल में क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आज के लिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात करेंगे और फिर बिल्कुल बैठेंगे, मिलेंगे। फिर बातें होंगी, बहुत क्योंकि बातें तो इतनी सारी हैं कि यार, करते रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी, यार जिंदा सोबत बाकी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए अपने दोस्त जावेद नसीम खुदा को हाफिज़। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।